हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके एजुकॉम पर। तो आज का हमारा सेकंड पार्ट है ग्रह का। कल की वीडियो में हमने बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल के बारे में पढ़ लिया था। 4 ग्रह को हमने अच्छे से पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम आगे के जो 4 ग्रह बचते हैं उनको हम पढ़ेंगे। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण के बारे में, और उपग्रह के बारे में जानेंगे, और चंद्रमा के बारे में जो जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सबको हम पूरी डिटेल से करेंगे। ठीक है, और भी क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, जो भी सौरमंडल में क्वेश्चन आते हैं उन सबको हम अच्छे से करेंगे। ठीक है, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने पढ़ा था बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल के बारे में। हमने पढ़ा था ग्रह को 2 प्रकार में डिवाइड कर दिया, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। ठीक है, और ये बीच में आते हैं क्षुद्र ग्रह, इनके बारे में भी आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये 4 हमने पूरे अच्छे से कवर कर लिए थे। आज हम इसमें आगे बढ़ते हैं, बृहस्पति के बारे में पढ़ते हैं कि कौन से क्वेश्चन बृहस्पति के बारे में पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो जैसा कि आपको पता होगा, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। और जैसे कि आप देख पा रहे हो, सूर्य के दूरी के क्रम में कौन से नंबर पे है? 5वें नंबर पे। ठीक है, 5वां स्थान है सूर्य के दूरी के क्रम में, 5वां स्थान बृहस्पति का। उसके बाद ये क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। तो जो ये क्षुद्र ग्रह हैं ये बृहस्पति पर टकराते रहते हैं, और बृहस्पति पर अगर हम देखें तो बहुत से बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं। ठीक है, तो क्षुद्र ग्रहों के टकराने के कारण अगर पूछे कि कौन से ग्रह पर सबसे बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, तो बृहस्पति के ऊपर है। ठीक है, और उसके बाद आता है आपका बृहस्पति के बारे में, सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल कौन से ग्रह का है? तो वह है आपका बृहस्पति का। तो गुरुत्वाकर्षण बल सबसे ज्यादा कौन से ग्रह का हो गया? आपका बृहस्पति का। ठीक है, इसके बाद इसके उपग्रह के बारे में जानते हैं। तो इसके उपग्रह कितने हैं? तो बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या कितनी है? उपग्रह हैं इसके 79। ठीक है, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं था, पृथ्वी का 1 था, मंगल के 2, फोबोस और डिमोस। ठीक है, और फोबोस और डिमोस में डिमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह, और बृहस्पति के हो गए 79 उपग्रह। और बृहस्पति का एक प्रमुख उपग्रह है जिसका नाम है गैनीमिड। ठीक है, गैनीमिड। इसका जिक्र मैंने यहां पे क्यों किया? क्योंकि यह सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, तो अगर पूछे कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो वह आपका गैनीमिड। तो यहां पे आप लिख सकते हो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। सबसे छोटा कौन सा हो गया था? आपका मंगल का डिमोस। ठीक है, और सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमिड। ठीक है, जो कि बृहस्पति का उपग्रह है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बृहस्पति। बृहस्पति से क्या क्या क्वेश्चन आए? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, 5वां स्थान सूर्य से दूरी के आधार पर, और गुरुत्वाकर्षण बल सबसे ज्यादा पाया जाता है। क्षुद्र ग्रह यहाँ पर बार बार टकराते रहते, तो इसकी वजह से यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं। ठीक है, उपग्रह कितने हैं? 79। उपग्रहों के अंदर एक आता है इसका गैनीमिड। गैनीमिड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गए आपके बृहस्पति के। इसके बाद आता है आपका शनि। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ते हैं शनि के बारे में। तो हेडिंग डाल लीजिए आप शनि ग्रह की। ठीक है, तो शनि ग्रह के बारे में जानते हैं क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सूर्य से दूरी के स्थान पर 6ठा नंबर। ठीक है, और द्रव्यमान और आकार के आधार पर 2रा नंबर। ठीक है, तो आकार में 2nd। उसके बाद शनि से एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में बार बार, कि शनि का घनत्व सबसे कम पाया जाता है। ठीक है, सब में कम घनत्व किसका है? तो शनि का। तो सबसे कम घनत्व, डेंसिटी, मिनिमम डेंसिटी किसकी है? घनत्व। तो वह आपकी
शनि की। ठीक है, यह पानी के घनत्व से भी कम होता है, इसका घनत्व जो है वह पानी के घनत्व से भी कम पाया जाता है। ठीक है, तो इसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से भी कम पाई जाती है। तो इसकी वजह से अगर हम शनि ग्रह को पानी के अंदर रख दें तो यह उसके ऊपर तैरता हुआ दिखाई देगा। तो इसी वजह से इस शनि ग्रह को तैरता हुआ ग्रह भी कहते हैं, तैरता हुआ ग्रह। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन से ग्रह को तैरता हुआ ग्रह कहा जाता है, तो वह इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शनि ग्रह। ठीक है, क्योंकि इसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है और इसकी वजह से अगर हम इसको पानी के अंदर रखें तो यह वहां पर तैरता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, तो इसी की वजह से इसको तैरता हुआ ग्रह भी कहते हैं। और इसकी एक विशेषता क्या है शनि की, कि इसकी जो भूमध्य रेखा उसके चारों ओर वलय पाए जाते हैं। ठीक है, तो वलय यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि उन वलयों की संख्या कितनी है, तो वलयों की संख्या है आपकी, वलयों की संख्या कितनी है आपकी 7। ठीक है, वलयों की संख्या कितनी हो गई 7। आकार में सेकंड नंबर पे, दूरी सूर्य से दूरी पे छठा नंबर। ठीक है, और सबसे कम घनत्व तैरता हुआ ग्रह शनि हो गया, वलयों की संख्या 7। इसके बाद आता है आपका उपग्रह, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों हो जाता है ये इंपॉर्टेंट उपग्रह इसके, क्योंकि अक्टूबर 2019 में अमेरिकी खगोलविदों ने इस बात की पुष्टि की कि पहले इसमें 62 उपग्रह थे। ठीक है, शनि ग्रह के 62 उपग्रह थे। ठीक है, लेकिन अक्टूबर 2019 में इस बात की पुष्टि की कि शनि के आसपास इसके आर पार 20 और इसके चंद्रमा बोल सकते हो आप उपग्रह चक्कर काट रहे हैं। ठीक है, तो अब वर्तमान में इसके उपग्रहों की संख्या पूछे तो कितनी हो गई 82। और सबसे ज्यादा उपग्रह पूछे तो किसके हो गए शनि के, पहले किसके थे बृहस्पति के। ठीक है, वर्तमान में किसके हो गए शनि के। तो उपग्रहों की संख्या कितनी हो गई 82। ठीक है, इसके बाद अक्टूबर 2019 में अमेरिकी खगोलविदों ने इस बात की पुष्टि की। ठीक है, तो पहले थे 62, वर्तमान में 82। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि करंट का ही लगा लो, 1 साल भी नहीं हुआ है, अक्टूबर 2019 में इस बात की पुष्टि हुई थी। ठीक है, इसके बाद उपग्रह हो गए 82। इसके बाद इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका एक उपग्रह है जिसका नाम है टाइटन। टाइटन, ठीक है, तो शनि ग्रह के उपग्रह में एक प्रमुख कौन सा है टाइटन। यहां से क्या क्वेश्चन बनता है, तो अगर पूछे कि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह, बड़ा उपग्रह। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह हमने पढ़ा मंगल का डिमोस, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह हमने पढ़ा बृहस्पति का गैनीमेड, और सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह पूछे तो टाइटन। ठीक है, जो कि शनि का उपग्रह है। ठीक है, तो इस प्रकार शनि से 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तैरता हुआ ग्रह किसे कहा जाता है, शनि को। आकार में सेकंड नंबर, सबसे कम घनत्व होने के कारण यह पानी के ऊपर भी तैरता हुआ दिखाई देता है, इसकी वजह से इसको तैरता हुआ ग्रह कहते हैं। वलयों की संख्या 7, उपग्रह कितने हैं 82। अक्टूबर 2019 में इस बात की पुष्टि हुई। ठीक है, टाइटन क्या है, इसका एक उपग्रह है जो कि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन हो गए शनि से। इसके बाद हम आते हैं अरुण पे। ठीक है, अरुण से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हेडिंग डाल लीजिए आप अरुण के बारे में। ठीक है, अरुण को यूरेनस बोलते हैं। इसकी खोज कब की, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो खोज हुई इसकी 1781 में। ठीक है, 1781 में। किसने की, विलियम हर्शेल ने, विलियम हर्शेल ने। ठीक है, अरुण ग्रह जैसा कि आप देख पा रहे हो सूर्य की दूरी के आधार पर 7वां, टोटल 8 है। ठीक है, 7वां हो गया, और आकार और द्रव्यमान के आधार पर तीसरे नंबर का हो गया। ठीक है, और खोज किसने की 1781 में, विलियम हर्शल ने। ठीक है, इसके बाद इससे अरुण से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह अपने अक्ष पर सूर्य की तरफ इतना झुका हुआ है कि इसको देखने पर यह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे लेटा हुआ हो। ठीक है, तो इस वजह से इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं।
तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है, तो अरुण को लेटा हुआ ग्रह। ठीक है, अरुण से 2-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में बार बार। तो अरुण को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यह अपने अक्ष पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि इसको देखने पता चलता है कि जैसे यह लेटा हुआ हो। ठीक है, इसके बाद इसका उपग्रह पूछे जाते हैं। तो इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है, इसके उपग्रहों की संख्या आपकी 27। ठीक है, उपग्रह कितने हो गए, 27। उपग्रह इतने ज्यादा पूछे नहीं जाते। वैसे इसके उपग्रहों में अभी फिलहाल अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो शनि से ही आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें 20 नए उपग्रहों की खोज हुई है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा। ठीक है, तो यहाँ से बस अरुण से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि खोज किसने की, विलियम हर्शेल ने कब, 1781 में। इसके उपग्रह कितने हैं, 27। इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। और आकार के आधार पर यह, आकार एवं द्रव्यमान के आधार पर यह कौन से नंबर का है, 30वें नंबर का। सूर्य से दूरी के आधार पर 7वें नंबर का। ठीक है, तो ये हो गए आपके अरुण से। इसके बाद आते हैं हम वरुण पे। ठीक है, वरुण से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में हम अभी पढ़ते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए आप वरुण की। ठीक है, वरुण ग्रह के बारे में जानते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेपच्यून। ठीक है, इसकी खोज कब की, 1846 में जॉन गाले। ठीक है, जॉन गाले ने 1846 में वरुण ग्रह की खोज की। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है, वरुण ग्रह। ठीक है, इसकी वजह से यह सूर्य से ज्यादा दूर है, इस वजह से सबसे ठंडा ग्रह कौन सा हो गया आपका, वरुण ग्रह। ठीक है, वरुण ग्रह सबसे ठंडा ग्रह। अगर पूछे कि सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, तो सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह हो गया आपका वरुण ग्रह। ठीक है, सबसे ठंडा ग्रह। ठीक है, 1846 में जॉन गाले ने वरुण ग्रह की खोज की। एक अरुण से यहाँ पे क्वेश्चन बच गया था भैया, अभी ध्यान आया। तो अरुण से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरुण अपने अक्ष पर किस प्रकार घूमता है। ठीक है, मैंने शुक्र ग्रह में बताया था, शुक्र और अरुण अपने अक्ष पर किस प्रकार घूम रहे हैं, पूर्व से पश्चिम। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखना, अरुण ग्रह में पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है, अरुण ग्रह अपने अक्ष पर घूम रहा है। ठीक है, तो अरुण, ये अभी हम पढ़ रहे वरुण के बारे में, ये यहाँ पे स्लिप हो गया था तो इस वजह से मैंने आपको अभी बता दिया। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है, सौरमंडल के जुड़वा ग्रह। तो अरुण और वरुण को जुड़वा ग्रह कहा जाता है। ठीक है, जुड़वा ग्रह कहा जाता है। ठीक है, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह हो गया वरुण, नेपच्यून। ठीक है, तो वरुण ग्रह से यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें एक और रहता है वरुण ग्रह में उपग्रहों की संख्या। तो उपग्रह कितने हैं वरुण ग्रह के, 14। ठीक है, 14 उपग्रह वरुण ग्रह के हो गए आपके। तो एक बार रिवाइज करते हैं। 1846 में जॉन गाले ने इसकी खोज की। ठीक है, उपग्रह 14 हो गए। अरुण और वरुण को जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। उपग्रह कितने हो गए, 14। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार हमने पढ़े सौरमंडल के 8 ग्रहों के बारे में हमने पूरी डिटेल जानी। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। दूरी के आधार पर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, और अगर पूछे कि आकार और द्रव्यमान के आधार पर कौन सा सबसे बड़ा है और कौन सा सबसे छोटा है, तो द्रव्यमान और आकार के आधार पर इनका नंबर कौन सा पड़ता है, तो सबसे बड़ा हो गया आपका बृहस्पति सबसे पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे हो गया आपका शनि, तीसरे नंबर पे हो गया अरुण, चौथे नंबर पे हो गया वरुण, 5वें नंबर पे आती है हमारी पृथ्वी। ठीक है, 6ठे नंबर पे आता है शुक्र, 7वें नंबर पे आता है मंगल और 8वें नंबर पे आता है बुध। ठीक है, बुध ग्रह। तो इस प्रकार अगर पूछे कि सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, सबसे छोटा हो गया हमारा बुध। ठीक है, अगर सूर्य के सबसे नजदीक पूछे तो बुध। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखना। ठीक है, पजल करते हैं। तो इस प्रकार हमने सौरमंडल के 8 ग्रहों के बारे में पढ़ा। ठीक है, पहले हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह होते थे, तो प्लूटो को भी हम यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, प्लूटो, तो 9वां ग्रह कौन सा था, प्लूटो। 2006 में, अगस्त 2006 में चेक गणराज्य के
गणराज्य के प्राग शहर में, चेक गणराज्य के प्राग शहर में आईएयू का एक सम्मेलन हुआ था। ठीक है, उसमें लगभग 75 देशों के वैज्ञानिक शामिल हुए थे। ठीक है, उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि प्लूटो ग्रह की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, इसको बाद में बोने ग्रह के श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, तो अगर पूछे कि प्लूटो अब कौन से ग्रह की श्रेणी में आता है तो बोने ग्रह की श्रेणी में आता है। ठीक है, इसका जो आकार था वह जो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा उससे भी छोटा था। ठीक है, तो चंद्रमा से भी छोटा होने के कारण इसको बोने ग्रह में रखा। ठीक है, तो ये भी एक कारण था प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर निकालने का। और इसके बाद क्या था, एक और प्रमुख कारण, इसके 3-4 कारण थे। एक तो हमने पढ़ा ये वरुण ग्रह की कक्षा में घुसता था। ठीक है, या फिर उसमें चक्कर काटता था वरुण ग्रह की कक्षा में। दूसरा हमने पढ़ा चंद्रमा के आकार से भी छोटा था। ठीक है, और थर्ड था आपका इसकी जो कक्षा थी, प्लूटो की जो कक्षा थी उसका वृत्ताकार न होना। ठीक है, ये 3 रीजन थे इसको ग्रह की श्रेणी में से बाहर निकालने के। ठीक है, एक तो हमने पढ़ा वरुण की कक्षा का चक्कर, वरुण की कक्षा में चक्कर काटता था। दूसरा हमने पढ़ा इसकी कक्षा जो थी वह वृत्ताकार नहीं थी। तीसरा हमने पढ़ा चंद्रमा के आकार से भी छोटा था। ठीक है, इस वजह से अगस्त 2006 में चेक गणराज्य में जो प्राग में सम्मेलन हुआ था आईएयू का, उसमें इसको ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया और बोने ग्रह में शामिल कर लिया। ठीक है, तो इस प्रकार ये बोने ग्रह हो गए जिसमें प्लूटो को शामिल किया गया, ग्रह हो गए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसमें, तो इसमें एक टर्म आती है, हम बार बार जिक्र कर रहे थे, क्षुद्र ग्रह। ठीक है, क्षुद्र ग्रह, इसके बारे में जानते हैं, इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद हम उपग्रहों में बढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मंगल और बृहस्पति के बीच जो आकाशीय पिंड, छोटे छोटे आकाशीय पिंड पाए जाते हैं उनको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन यही पूछा जाता है बार बार, और बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं कि क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच पाए जाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति। ठीक है, पजल होने की जरूरत नहीं है। क्षुद्र ग्रह आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह का विभाजन करते हैं। आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह, आप ऐसे याद रख सकते हो कि आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह का विभाजन कौन करते हैं, क्षुद्र ग्रह। तो आंतरिक ग्रह में सबसे लास्ट कौन हो गया आपका, मंगल ग्रह, और बाह्य ग्रह में सबसे पहला कौन होगा, बृहस्पति। ठीक है, तो क्षुद्र ग्रह अगर इनका विभाजन कर रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है कि भाई सबसे लास्ट और सबसे पहला जो है उनके बीच में ये मिलेंगे। ठीक है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच जो आकाशीय पिंड, छोटे छोटे आकाशीय पिंड, धूल के कण मिलते हैं, उनको क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह। ठीक है, क्षुद्र ग्रह से और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब ये क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं तो सूर्य की परिक्रमा करते करते कई बार पृथ्वी के आवरण में घुस जाते हैं। ठीक है, वायुमंडल में आ जाते हैं। तो इसकी वजह से अगर ये पृथ्वी के वायुमंडल में आते हैं तो पृथ्वी पर बहुत बड़ी बड़ी गर्त बनाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्षुद्र ग्रह के द्वारा बनाई गई गर्त कौन सी है, तो वह आपकी महाराष्ट्र की, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, महाराष्ट्र की लोनार झील। ठीक है, महाराष्ट्र में जो लोनार झील पाई जाती है वह क्षुद्र ग्रह के द्वारा बनाई गई है। ठीक है, तो इस प्रकार पूछ लिया जाता है कि लोनार झील कहाँ पर पाई जाती है, महाराष्ट्र में। किसके द्वारा बनी है क्षुद्र ग्रह, जब पृथ्वी के अंदर आए तो उसके द्वारा एक बड़ी सी गर्त बन गई जिसको लोनार झील का नाम दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्षुद्र ग्रह से 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। महाराष्ट्र की लोनार झील किसका उदाहरण है, क्षुद्र ग्रह का। ठीक है, इस प्रकार ये क्षुद्र ग्रह यहाँ पे आपका जो टर्म आती है वह कंप्लीट होती है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और उपग्रहों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए आप, उपग्रह। उपग्रह में हम चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे, चंद्रमा से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सबको हम पूरी डिटेल से जानेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए उपग्रह। ठीक है, उपग्रह के बारे में पढ़ते हैं। उपग्रह, सबसे पहले जानते हैं उपग्रह की परिभाषा क्या है। तो जो उपग्रह किसे कहते हैं, जो आकाशीय पिंड ग्रहों की परिक्रमा करे और साथ ही साथ सूर्य की भी परिक्रमा करे। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि जो आकाशीय पिंड अपने ग्रहों के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके
उपग्रह, ठीक है। उपग्रहों के पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं, ठीक है। तो ये उपग्रह की परिभाषा हो गई। अभी हम पढ़ते हैं चंद्रमा के बारे में, क्योंकि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा, ठीक है। इसमें हम पढ़ते हैं कि इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसकी पूरी डिटेल को अभी जानते हैं, ठीक है। तो चंद्रमा, जैसा कि आपको पता होगा, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, ठीक है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा हो गया? चंद्रमा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन अगर पूछे कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, तो चंद्रमा। दूसरा है, अभी मैंने बताया उपग्रहों के पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं, ठीक है। तो चंद्रमा के पास भी स्वयं का प्रकाश नहीं है, स्वयं का प्रकाश नहीं है, ठीक है, नहीं है, स्वयं का प्रकाश नहीं है। तो उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार रेलवे वगैरह में कि चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो चंद्रमा का प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकंड का समय लगता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। छोटे एग्जाम्स में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो 1.3 सेकंड का समय चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगता है, ठीक है। अगर पूछे कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है, तो दूरी है आपकी 3,84,000 किलोमीटर, ठीक है। 3,84,000 किलोमीटर पृथ्वी और चंद्रमा के बीच दूरी है, ठीक है। दूरी कम होने की वजह से ही प्रकाश को इतना कम समय लगता है पृथ्वी तक पहुंचने में, ठीक है। इसके बाद चंद्रमा से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? इसके बाद पूछा जाता है कि पृथ्वी से हम चंद्रमा का कितना भाग देख पाते हैं। तो लगभग पृथ्वी से हम चंद्रमा का 57% भाग देख पाते हैं, ठीक है। हम पूरे चंद्रमा को पृथ्वी से नहीं देख पाते। तो ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चंद्रमा से पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देखा जा सकता है। तो 57%, 57% भाग हम देख पाते हैं चंद्रमा का, ठीक है। इसके बाद एक टर्म आती है इसमें, शांति सागर, शांति सागर, ठीक है। शांति सागर पूछ लिया जाएगा, शांति सागर किसे कहते हैं? सी ऑफ, इसको इंग्लिश में बोला जाता है सी ऑफ ट्रांक्विलिटी, ठीक है, ट्रांक्विलिटी। तो चंद्रमा के ऊपर धूल के मैदान पाए जाते हैं, ठीक है। चंद्रमा के ऊपर धूल के मैदान को शांति सागर, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहते हैं, ठीक है। चंद्रमा के धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं। ये आपका चंद्रमा हो गया। ये एक प्रकार से बोल सकते हो कि यहाँ पे धूल का मैदान पाया जाता है जिसे शांति सागर कहते हैं, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अपोलो 11, चंद्रयान अपोलो 11 ठीक है। चंद्रयान अपोलो 11 1969 में चंद्रमा पर जब पहुंचा था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब चंद्रमा पर पहुंचे थे तो इसी अपोलो 11 की सहायता से गए थे और वो चंद्रयान चंद्रमा पे इसी जगह पे उतरा था, ठीक है। तो सबसे पहले जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा के ऊपर गए थे अपोलो 11 में 1969 में, वो चंद्रमा के किस भाग पर उतरे थे? सबसे पहले तो शांति सागर में, ठीक है। धूल का मैदान जो चंद्रमा का एक भाग है, उस धूल का मैदान पाया जाता है वहां पर, उसको क्या बोलते हैं? शांति सागर, ठीक है। और जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे अपोलो 11 में 1969 में गए थे, वो इसी जगह के ऊपर चंद्रमा पर सबसे पहले उतरे थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद चंद्रमा से और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने पढ़ा होगा, कभी सुना भी होगा कि एक टर्म आती है जिसका जिक्र बार बार चंद्रमा के क्वेश्चंस में आता है, ब्लू मून और सुपर मून, ठीक है। तो ब्लू मून और सुपर मून के बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या है और इनसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सुपर मून के बारे में, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता होगा, ये हो गई हमारी पृथ्वी, ये हो गया चंद्रमा, ठीक है। चंद्रमा हमारी पृथ्वी का उपग्रह है, तो उपग्रह तो ये इसकी परिक्रमा करता है, ठीक है। तो एक समय ऐसा आएगा जब चंद्रमा पृथ्वी के बिल्कुल निकट होगा, ठीक है। तो जब पृथ्वी के बिल्कुल निकट होता है चंद्रमा,
तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं, सुपरमून। ठीक है, जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है, सबसे निकट होता है, तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं, आपका सुपरमून। ठीक है, इसमें चंद्रमा का 14% बड़ा भाग दिखाई देता है और 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सुपरमून में चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग हमें बड़ा दिखाई देता है, तो 14% चंद्रमा का भाग हमें बड़ा दिखाई देता है और 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है। तो सुपरमून की परिभाषा क्या हो जाएगी, जब चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो एक समय ऐसा आता है जब चंद्रमा पृथ्वी के बिल्कुल निकट होता है। ठीक है, या फिर बोल सकते हो कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच निकटतम दूरी होती है, उस निकटतम दूरी पर चंद्रमा का जो भाग है हमें 14% बड़ा दिखाई देता है और 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है। वह यह स्थिति जब उत्पन्न होती है तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं, आपका सुपरमून। ठीक है, तो यहां से सुपरमून से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आप ध्यान रखना। और इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट, आपका ब्लू मून। ठीक है, तो ब्लू मून से क्या, ब्लू मून किसको बोलते हैं, तो जैसा कि आपको पता होगा कि एक कैलेंडर माह में पूर्णिमा एक ही बार आती है। ठीक है, तो लेकिन कई बार क्या होता है कि एक ही कैलेंडर माह के एक ही महीने में 2 पूर्णिमाएं आ जाती हैं। ठीक है, तो जब वह दूसरी पूर्णिमा आती है तो दूसरी पूर्णिमा को क्या कहते हैं, तो दूसरी पूर्णिमा का चांद कहलाता है आपका ब्लू मून। ठीक है, तो दूसरी पूर्णिमा का चांद क्या कहलाता है, आपका ब्लू मून। ठीक है, तो आप ब्लू मून की परिभाषा को कैसे समझ सकते हो कि एक कैलेंडर माह में अगर दूसरी पूर्णिमा आ जाती है तो दूसरी पूर्णिमा वाले चांद को क्या कहते हैं, आपका ब्लू मून कहते हैं। और अगर यही स्थिति साल में एक से अधिक बार, 2 या 2 से अधिक बार हो जाती है, एक से अधिक बार हो जाती है, तो वह क्या कहलाता है, आपका ब्लू मून ईयर। ठीक है, ब्लू मून ईयर, तो आप इस बात को ध्यान रखना। ब्लू मून तो हो गया एक माह में अगर दूसरी पूर्णिमा आती है तो दूसरी पूर्णिमा वाले चांद को क्या कहते हैं, ब्लू मून। ब्लू मून ईयर क्या हो गया, अगर एक ही साल में यह स्थिति 2 बार उत्पन्न होती है, उससे अधिक बार उत्पन्न होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, ब्लू मून ईयर। ठीक है, तो ये सुपरमून हो गया, ब्लू मून हो गया। सुपरमून पृथ्वी के सबसे, चंद्रमा और पृथ्वी की सबसे निकटतम दूरी सुपरमून कहलाती है, ब्लू मून दूसरी पूर्णिमा का चांद हो गया। ठीक है, इसके बाद और चंद्रमा से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बाद पूछा जाता है कि चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना होता है, तो 1/81वां भाग होता है। ठीक है, 1/81 होता है। तो पृथ्वी का द्रव्यमान और चंद्रमा के द्रव्यमान में कितना अंतर पाया जाता है, 1/81 का। ठीक है, और ग्रेविटेशनल फोर्स पूछे तो 1/6। ग्रेविटेशनल फोर्स में कितना होता है, 1/6। इसको ग्रेविटेशनल फोर्स से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बोल देंगे कि अगर किसी वस्तु का भार द्रव्यमान पृथ्वी पर अगर 600 किलो है तो चांद पर कितना होगा। ठीक है, तो चांद पर कितना होगा, 1/6 × 600, तो 100 किलो के बराबर होगा। ठीक है, 100 kg का हो जाएगा वह। ठीक है, तो इस प्रकार 1/6 ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। चंद्रमा से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस प्रकार चंद्रमा से ये कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि हमने किए। ठीक है, इनको एक बार रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम सौरमंडल में आगे बढ़ते हैं, उल्का एवं उल्का पिंडों के बारे में और धूमकेतु के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो चंद्रमा से सबसे पहले पड़ा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, स्वयं का प्रकाश नहीं है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकंड का समय लगता है। ब्लू मून क्या होता है, जब एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं आ जाती हैं तो दूसरी पूर्णिमा का जो चांद होता है उसको क्या कहते हैं, ब्लू मून। सुपरमून किसे कहते हैं, जब पृथ्वी चंद्रमा के बीच निकटतम दूरी होती है, जब, या बोल सकते हो कि जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं, सुपरमून। ठीक है, यह स्थिति, इस स्थिति में क्या होता है, 14% बड़ा दिखाई देता है और 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है चंद्रमा। ब्लू मून ईयर क्या होता है, जब यह ब्लू मून की जो स्थिति है साल में 2 या 2 से अधिक बार होती है तो यह ब्लू मून ईयर कहलाता है। ठीक है, यह आपका ब्लू मून ईयर हो गया। दूरी कितनी है, 3,84,000 किलोमीटर चंद्रमा और पृथ्वी के बीच। यहां से हमने पढ़ा शांति सागर, तो चंद्रमा के धूल के मैदान को शांति सागर, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहते हैं।
ठीक है। सबसे पहले जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रयान अपोलो 11 से 1969 में चंद्रमा पर गए थे तो इसी सी सागर के भाग पर वो उतरे थे। ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स 1/6 हो गया, द्रव्यमान 1/81 हो गया। ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन चंद्रमा से जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उनको हमने किया, और अच्छे से हम जब इनके एमसीक्यूज करेंगे वहां पर क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखना ताकि आपके कोई भी पॉइंट में कंफ्यूजन न रहे। ठीक है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा के बाद हम आते हैं उल्का के ऊपर। उल्का से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको अभी हम करते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए आप उल्का। ठीक है। उल्का या उल्का और उल्का पिंड। ठीक है। उल्का पिंड किसे कहते हैं? तो जो आकाशीय पिंड सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं वह परिक्रमा करते करते कई बार पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है। ये कुछ आकाशीय पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं और सूर्य की परिक्रमा करते करते पृथ्वी के वायुमंडल में घुस जाते हैं। और जो ये पृथ्वी के वायुमंडल में जब ये घुसते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये जलने लग जाते हैं। ठीक है। तो ये जो जब जलने लग जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उल्का। उल्का या टूटता हुआ तारा। तो जो आकाशीय पिंड सूर्य की परिक्रमा करते करते पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं तो ये पृथ्वी के वायुमंडल में जब प्रवेश करते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये जलने लग जाते हैं। ठीक है। तो जलने लग जाते हैं तो उनको क्या बोला जाता है? उल्का या टूटता हुआ तारा। ठीक है। कई बार हम जैसे बड़े बुजुर्ग हमारे घरों में बता देते हैं कि हम अगर बाहर सोए हुए तो देखते हैं कि कई बार हम आकाश में देखते हैं कि कोई तारा टूटता हुआ जाता है तो हम उससे विश करते हैं। ठीक है। उससे अलग अलग इच्छाएं करते हैं कि भाई मेरे पास ऐसा कुछ होना चाहिए, ये कुछ होना चाहिए। ठीक है। तो वह असल में क्या होता है? टूटता हुआ तारा ऐसा कुछ नहीं होता, वो होते हैं उल्का। ठीक है। उल्का होते हैं जो हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है। और गुरुत्वाकर्षण के कारण वह हमें जलते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है। तो वह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से कि उल्का की घटनाएं पृथ्वी के वायुमंडल के कौन से मंडल में होती हैं? तो ये सारी घटनाएं मध्य मंडल में होती हैं। ठीक है। पृथ्वी की जब संरचनाएं हम पढ़ेंगे तो उसमें हम जैसे कि हम वायुमंडल की संरचनाएं पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे अक्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल। ठीक है। तो इस प्रकार उसमें हम पढ़ेंगे कि मध्य मंडल होता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि उल्का की घटनाएं कौन से मंडल में होती हैं? तो वह होती हैं आपकी मध्य मंडल में। ठीक है। तो कई बार क्या होता है, ये जो आकाशीय पिंड हैं घूमते घूमते या फिर घूमते घूमते पृथ्वी के वातावरण में, वायुमंडल में घुस आते हैं, मध्य मंडल में ये जलने लग जाते हैं। तो कई बार ये पृथ्वी के धरातल के ऊपर आकर गिर जाते हैं। ठीक है। तो जब ये जलते हुए आकाशीय पिंड पृथ्वी के धरातल पर आकर पड़ते हैं तो उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है आपका उल्का पिंड। ठीक है। तो उल्का और उल्का पिंड में क्या डिफरेंस हुआ? तो जब कुछ आकाशीय पिंड सूर्य की परिक्रमा करते करते पृथ्वी के वायुमंडल में आ जाते हैं तो वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण जलने लग जाते हैं। तो जलने लग जाते हैं तो उनको क्या बोला जाता है? उल्का या टूटता हुआ तारा। ठीक है। तो कई बार ये मध्य मंडल में समाप्त न होकर इनके कुछ अवशेष पृथ्वी के धरातल के ऊपर आकर गिर जाते हैं। ठीक है। तो जब ये पृथ्वी के धरातल पर आकर गिरते हैं तो उनको क्या बोला जाता है? उल्का पिंड। ठीक है। तो ये हो गया आपकी उल्का और उल्का पिंड। ये उल्का की घटनाएं कौन से मंडल में होती हैं? मध्य मंडल में। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। तो ये सारी घटनाएं मध्य मंडल में होती हैं। ये हो गया आपका उल्का एवं उल्का पिंड। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो आता है आपका धूमकेतु। ठीक है। धूमकेतु या पुच्छल तारा, उसके बारे में जानते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए अभी आप धूमकेतु या पुच्छल तारा। ठीक है। धूमकेतु या पुच्छल तारा। ठीक है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है पुच्छल तारा। तो कई बार क्या होता है, आकाशीय पिंड
सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहे होते हैं। ठीक है, तो कई बार सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते करते ये आकाशीय पिंड सूर्य की ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो सूर्य की ओर जब ये आकर्षित होते हैं तो सूर्य की तरफ आने लगते हैं। तो इन आकाशीय पिंडों से जब ये सूर्य के नजदीक आते हैं तो आकाशीय पिंडों से गैस की एक पूंछ सी बनने लग जाती है। ठीक है, तो इन आकाशीय पिंडों से जब ये गैस की पूंछ सी बनने लग जाती है तो इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें धूमकेतु या पुच्छल तारा कहा जाता है। धूमकेतु या पुच्छल तारा कहा जाता है। ठीक है, आकाशीय पिंड कई बार सूर्य की परिक्रमा करते करते सूर्य की ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो जब ये सूर्य की ओर आकर्षित होते हैं तो इनके कई गैसीय गोले जो हैं, ये इनके गैस की जो एक पूंछ सी बनने लग जाती है, इस पूंछ को क्या कहते हैं? धूमकेतु या ये पूंछ सी बनने के कारण इनको क्या कहते हैं? धूमकेतु या पुच्छल तारा। ठीक है, इसका एक उदाहरण होता है जब हम बार बार पढ़ते हुए हैं, इसका उदाहरण हेली नामक धूमकेतु, हेली। ठीक है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है हेली नामक धूमकेतु से। तो यह 76 साल बाद दिखाई देता है। लास्ट टाइम यह 1986 में दिखाई दिया था, तो अभी यह 76 साल बाद कब हो गया? 2062 में। ठीक है, तो ये 2062 में दिखाई देगा हेली धूमकेतु। तो यहाँ से धूमकेतु से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हेली नामक धूमकेतु कितने साल बाद दिखाई देता है? 76 साल बाद। लास्ट टाइम कब दिखाई दिया था? 1986 में। अब कब दिखाई देगा? 2062 में। ठीक है, तो ये हो गया कई गैसीय गोले जो सूर्य की ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो जब ये सूर्य के निकट आते हैं तो इनकी गैस से एक पूंछ सी बनने लग जाते हैं, जिसको धूमकेतु या पुच्छल तारा कहते हैं। ठीक है, तो ये धूमकेतु से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमने किए। तो यहाँ पर आपका ये टॉपिक समाप्त होता है। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा एक बार रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले हमने सौरमंडल को स्टार्ट किया, उसमें हमने सूर्य के बारे में पूरी डिटेल जानी, सूर्य से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हमने ग्रह स्टार्ट किए। लास्ट वीडियो में हमने 4 ग्रहों के बारे में पढ़ा, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल के बारे में। ठीक है, आज हमने वहीं से स्टार्ट किया आगे बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण के बारे में पढ़ा, प्लूटो के बारे में पढ़ा जिसको बोने ग्रह में शामिल कर दिया गया है। उसके बाद हमने उपग्रह के बारे में पढ़ा कि उपग्रह किसे कहते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, चंद्रमा के बारे में हमने पूरी डिटेल जानी, इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हमने बड़ी आसानी से किया। ठीक है, उसके बाद हमने क्षुद्र ग्रह को किया। ठीक है, बृहस्पति और मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच कुछ आकाशीय पिंड पाए जाते हैं, उनको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब हमने किए। ठीक है, उसके बाद हमने उल्का पिंड किए। ठीक है, उसके बाद हमने धूमकेतु या पुच्छल तारा किया। ठीक है, तो उसके बाद हमने धूमकेतु और पुच्छल तारा के बाद यह है टॉपिक आपका समाप्त होता है। इससे जो जो क्वेश्चन पूछे गए थे या फिर आगे पूछे जाने की संभावना है वो सब हमने यहाँ पर किए। ठीक है, तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि आप इन दोनों वीडियोज को पार्ट 1 और पार्ट 2 को कम से कम 2 से 3 बार जरूर देखें, ताकि आपका कोई भी पॉइंट जिस पे कंफ्यूजन होता है वह क्लियर हो जाए। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन बचेगा नहीं आपका। इसके बाद हम इसके बहुत ही जल्द MCQs करेंगे, उसमें आपका अगर कोई डाउट बचता है तो वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।